Hello everyone, this is Mrinalini, your educator for UGC NET exams for all exam psychology. I hope आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. Now in today's session, what we are going to be doing, let me explain that. हम Eastern Paradigms of Psychology इसको आज पढ़ने वाले हैं. ये आपका जो फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 4 है. एंड इन केस इफ़ यू आर न्यू हियर तो मेक श्योर कि आप क्लासेस ज़रूर देखें एंड मुझे ज़रूर बताएं इफ़ यू आर एन्जॉइंग these सेशंस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू द एंटायर लेक्चर. आज हम ईस्टर्न पैराडाइम्स को पढ़ने वाले हैं और बहुत स्टूडेंट्स हैं स्पेशली यूजीसी नेट साइकोलॉजी को प्रिपेयर करने वाले जिनको बहुत कम नॉलेज होती है ईस्टर्न पैराडाइम्स के बारे में और शुरुआत करने में बहुत मतलब प्रॉब्लमैटिक लगता है. दे फील लाइक कि अच्छा वेयर एग्जैक्टली डज इट ऑल बिगिन एंड वैदिक पीरियड कहाँ लाई करता है इसके अंदर, देन भगवद गीता कहाँ से और कितना हमें पढ़ना है, बिकॉज यू कैन नॉट स्टडी एवरीथिंग हियर. सो इस लेक्चर के अंदर मैंने कंप्लीट हिस्ट्री जो है विथ रिस्पेक्ट टू ईस्टर्न पैराडाइम्स ऑफ साइकोलॉजी वो कवर की है. एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू योर फाउंडेशन बैच फॉर योर December 2026 psychology UGC NET examinations. शुरुआत करते हैं विद आवर सेशन फॉर टुडे. नाउ इन केस अगर आप में से कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट न्यू है तो मेक श्योर आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड इसके अलावा क्लासेस मेरी डेली होती है 5 बजे और 9 बजे. इफ़ यू आर अ यूजीसी नेट एस्पिरेंट तो आपके लिए जो नोट्स हैं PDF है दैट्स एब्सोल्युटली फ्री. बस आपने क्या करना है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ऑल एग्जाम साइकोलॉजी इसको सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट. ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं विद आवर सेशन फॉर टुडे. नाउ आई होप यू ऑलरेडी नो मी. मेरे को कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू डोंट नो मी तो मेरा नाम है मृणालिनी. ठीक है, आई हैव बिन टीचिंग फॉर UGC NET एग्जाम्स फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट फ्यू ईयर्स. एनीवे, गेटिंग स्टार्टेड विद आवर सेशन. हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल थॉट इन दी भगवद गीता के बारे में. क्या है ये? और देखो जितने स्टूडेंट्स हैं ना उनको वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बहुत नॉलेज है. दे नो एवरीथिंग अबाउट कि वेस्ट में कितने फिलोसफर्स रहे हैं, कौन से सारे लोग हैं. ईस्ट के बारे में बहुत कम ही लोगों को नॉलेज है और अगर पता भी है तो शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो उसी को ही देखते हुए ये पूरा लेक्चर होने वाला है. नाउ द एंटायर वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न वर्ल्ड. ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर हमारा क्या कुछ आ जाता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ. तो हम बात करते हैं एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में. जो पूरा आपका एशिया है इस कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं. इसमें इनफैक्ट आपका चाइना आ जाता है, भूटान आ जाता है, इंडिया आ जाता है. देन ऑफ कोर्स योर बांग्लादेश ऑल्सो कम्स हियर. अपार्ट फ्रॉम दिस जब हमारा ये सेपरेशन जो था वो नहीं हुआ था तो एंटायरली सारी कंट्रीज जो ऑल टुगेदर पाकिस्तान, इंडिया, ये सब कुछ एक ही देश था प्रायर टू दैट ओनली. और उस समय नॉमेनक्लेचर भी बहुत ज़्यादा कम था. तो दिस पोर्शन जो हम मानते हैं एशियन कॉन्टिनेंट मोटा मोटा ये सारा हमारा ईस्टर्न वर्ल्ड ऑफ दी साइकोलॉजी के अंडर आता है. वेर एज वेस्ट के अंदर आपका एंटायरली आपको पता है कि दैट US हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स हो गए, ये सारे हमारे इसके अंदर आते हैं. ठीक है. नाउ आगे बढ़ने से पहले ना ये जानकारी होनी हमें ना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से दे आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड. बच्चे ना उनको नहीं पता होता कि अच्छा ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या काम है हमारे साइकोलॉजी के अंडर और हम इसको क्यों पढ़ते हैं. तो देखो एक सिंपल चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ. दोनों ही जो वर्ल्ड्स हैं वो एक ही चीज़ पे काम करते हैं जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं. और ये एनलाइटनमेंट को ही समझने के लिए दोनों ही जो पर्सपेक्टिव हैं अपने रखते हैं. ठीक है. ईस्टर्न वर्ल्ड वेर एज अगर हम बात करें हिंदी के अंदर वो ये बोलते हैं कि दैट यू नो देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज मोक्ष. मोक्ष तो सबको ही पता होगा, या फिर हम बोलते हैं निर्वाण ऑल्सो. ठीक है. मोक्ष या निर्वाण, ये दो चीज़ें हमारी एनलाइटनमेंट के तौर पे ईस्टर्न वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी के अंडर आती हैं. और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली एनलाइटनमेंट या ट्रांसेंडेंस जो है इसके बारे में ही बात करता है. तो देखो पूरा हमारा जो मुद्दा है ना साइकोलॉजी के अंदर और ये जो कंसेप्ट हैं इनके अंदर वो एक ही चीज़ पे है कि लाइफ में ये जो इंडिविजुअल, ये जो ह्यूमन बीइंग, ये जो ह्यूमनली लाइफ हमें मिली है ना,
इसको कंप्लीट करने के पीछे और कंप्लीट करने के बाद हम एक पाथ ऑफ साल्वेशन पे चले जाते हैं, यानी कि हम अपने आप ही एक एनलाइटनमेंट के रास्ते पे चले जाते हैं। बट ये एनलाइटनमेंट का रास्ता उन्हीं लोगों को मिलता है जो बहुत ज़्यादा उस हाईएस्ट पावर के साथ कनेक्टेड हैं या उस डिवाइन पावर के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो पूरा ही आपका जो ये थॉट है, साइकोलॉजिकल थॉट, चाहे आप भगवत गीता निकाल दो इसके अंदर से, ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड एंटायरली इसी चीज़ के बारे में बात करता है, जो कि यही बातें हैं जिनको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, यानी कि सबसे हाईएस्ट लेवल का हमारा नॉलेज अटेन करना, मोक्ष की प्राप्ति करना या निर्वाण की प्राप्ति करना। ठीक है, इतना सा थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। इसके साथ आगे बढ़ने से पहले हम टाइमलाइन ज़रूर समझेंगे, क्योंकि इस टाइमलाइन के बिना यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं वैदिक पीरियड के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशंस, आवर मॉडर्न एंड एंशियंट ट्रेडिशंस, साइकोलॉजी वाज एक्चुअली, और यू नो द फिलोसफीज ऑफ हिंदू साइकोलॉजी वो स्टार्टेड इन 1500 बीसी या 500 बीसीई के अराउंड ये जो है स्टार्ट हुआ है। और इस अराउंड ये वैदिक पीरियड जो है वो आपका चलता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट्स हैं ये डिवाइडेड हैं दो पार्ट्स में। ठीक है, एंड दीज आर द टू पार्ट्स विच आर योर वेदास एंड योर उपनिषद्स। ठीक है, इन दोनों चीजों में डिवाइडेड है हमारा जो एंशियंट टेक्स्ट है। अब ये जो वेद है, वेद यूजुअली ये कलेक्शन है किस चीज का? पॉलिटिकल इश्यूज का। ठीक है, वेद के अंदर हमारे पॉलिटिकल इश्यूज लाई करते हैं, और उपनिषद जो है ये एक इंडिविजुअल जर्नी के बारे में बात करता है। इंडिविजुअल जर्नी, लाइफ एंड मीनिंग ऑफ लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सो मोटा मोटा हमारा जो वैदिक पीरियड है वो डिवाइडेड है इनटू योर वेदास एंड योर उपनिषद्स। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो ग्रीक फिलोसफी आ जाती है, जिसके अंदर हमारे जो जितने भी ग्रीक फिलोसफर्स हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया है। इसके बाद अगर आप आगे आ जाते हो तो 800 से 1400 सीई के अराउंड, एडी बेसिकली आफ्टर डोमिनिक, में इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं इनका मेजर कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। इसके अलावा आप आगे बढ़ोगे तो रेनेसांस पीरियड आ जाता है, जहाँ पे रेवोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है, स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन इज ऑल्सो देयर। ठीक है, एंड इसके बाद आप 17th सेंचुरी के अंदर आप देखते हो, ऑब्वियसली वो विलियम वुंट ने लिप्सिक में लैब जो है एस्टैब्लिश किया। उसके बाद प्रेजेंटली सब कुछ चलता जा रहा है साइकोलॉजी के अंडर। तो ये है आपकी एग्जैक्ट टाइमलाइन एंड एग्जैक्ट स्पेस फ्रॉम वेयर एवरीथिंग बिगिंस। सो अब ना हम आगे बढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग more of things about our psychological perspective। और पहले तो वैदिक पीरियड जो है इसी को ही हम एक साथ शुरू करते हैं। ठीक है, नाउ जस्ट गिव मी अ मोमेंट हियर। ठीक है जी, तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे? पहले तो मैं आपको डिस्टिंक्शन बता देती हूँ। हिंदू साइकोलॉजी में सबसे दो फेमस जो ये कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है, एंशियंट कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि ओके लाइफ इसके अराउंड इससे ज़्यादा भी एग्जिस्ट करती है। तो ये जो टू कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट्स हैं मैंने अभी आपको बताया, इनको हम कहते हैं वेद एंड उपनिषद। ठीक है, अच्छा, स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती है हिंदी के अंदर, बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड विद द स्पेलिंग्स। ठीक है, वेद के अंदर हम बात करते हैं किसके बारे में? ये बात करता है सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में। ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में। वेर एज अगर हम बात करें इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज अराउंड 1500 to 900 BC, इस अराउंड
वेद जो है हमारे एग्जिस्ट करते थे। और ये जो उपनिषद है, उपनिषद जो टेक्स्ट्स हैं हमारे, दिस यूज टू टॉक अबाउट योर इंडिविजुअल्स जर्नी and meaning of their life, meaning and purpose of life। ठीक है जी, कूल। नाउ ये एग्जिस्ट करता है अराउंड 1000 टू योर 300 AD, इस अराउंड एग्जिस्ट करता है। अब देखो हमारा मेजर जो ये मुद्दा रहेगा बात करने का, उपनिषद के बारे में रहेगा, क्योंकि यहीं से ही हमारे काफ़ी सारे ऐसे टेक्स्ट्स जो हैं वो निकल के आते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है, उपनिषद एंटायरली आपके इंडिविजुअल जर्नी या इंडिविजुअल लाइफ या मीनिंग ऑफ दी लाइफ के बारे में ज़्यादा बात करता है। यहाँ पे हम डीप साइकोलॉजिकल थीम्स जो हैं उनको भी एक्सप्लोर करते हैं, डीप साइकोलॉजिकल थीम्स ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, अब ये वो थीम्स हैं, जैसे कि आपने कुछ थ्योरीज पढ़ी होंगी जिसके अंदर हम बात करते हैं कि कैसे सांख्य फिलॉसफी है एंड देन अद्वैत वेदांत फिलॉसफी है। तो ये सारी फिलॉसफीज ना इसके अंडर आ जाती हैं। बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दीज फिलॉसफी। इनको मैं एक अलग लेक्चर के अंदर कंप्लीट करूंगी, बिकॉज थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आपको वहाँ ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता देती हूँ सो दैट इट बिकम्स अ लिटिल मोर क्लियर फॉर यू। देखो उपनिषद ना एक्चुअली बात करता है किसी चीज़ के बारे में, और वो जो एस्पेक्ट है वो कहता है कि देखो हम सब लोग एक जीव हैं, और जीव क्या होता है, जीव एक विजिबल सेल्फ होता है। ठीक है, यानी कि आप, मैं, आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, हम सब एक जीव के फॉर्म में बॉर्न होते हैं इस धरती पे। और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं आत्मन। तो एक तो जीव है और दूसरा है हमारा आत्मन। और आत्मन जो है ये है, इनके अकॉर्डिंग होता है हमारा हिडन ट्रूथ। ठीक है, या हिडन ट्रू सेल्फ बोल सकते हैं, हिडन ट्रू सेल्फ। यानी कि ये वो हमारा वो सेल्फ है जो कि हम सबको अपनी लाइफ के अंदर दिखाते नहीं है, वी डू नॉट शो इट टू एवरीबडी। एंड आत्मन इज बेसिकली, हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमारे अंदर सोल या रूह का कॉन्सेप्ट जो है वो लाई करता है। और अगर हमारे अंदर हम कोई भी काम जब करते हैं तो हम गॉड को याद करते हैं या कॉन्शियंस के थ्रू का हम काम करते हैं। तो आत्मन भी वो हाईएस्ट एंटिटी है जीव के अलावा, जो हमें के कोई भी काम करने में एक गाइडेंस देगी, एक डायरेक्शन देगी, एक लाइट देगी। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में बेसिकली हमारा जो उपनिषद है वो बात करता है। ठीक है ना, उपनिषद एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्शियसनेस का, उसके बारे में भी बात करता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्सेप्ट, कॉन्शियसनेस, यानी कि हमारी चेतना। तो उन्होंने चेतना को एक्सप्लेन किया हुआ है पूरे उपनिषद के अंदर कि चेतना है क्या, जिसमें इन्होंने बताया कि देयर इज अ स्टेट जहाँ पे हम अवेक होते हैं, टोटली कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, और दूसरा एक स्टेट होता है जिसमें हम अस्लीप स्टेट में होते हैं, यानी कि मतलब हम अनिद्रा के स्लीप में हैं। अवेक इज बेसिकली यार वी ट्राई टू स्टे अवेयर। ठीक है, एंड अस्लीप इज द स्टेट जहाँ पे हम एक्चुअल में स्लीपिंग मोड में होते हैं। स्लीपिंग मोड यानी कि हमारे सामने, स्लीपिंग मोड का मतलब ये नहीं है कि हम सो रहे हैं, बट मेटाफोरिकली हम सो ही रहे हैं। पता है कैसे? क्योंकि इतनी सारी खराब चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं एंड वो हमें हमारे सामने दिख रही हैं, बट डू यू गाइस स्टैंड अप फॉर दैट? क्या आप कभी उठ के उसके बारे में कभी बात करते हो? बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर एक वो रेवोल्यूशनरी पावर होती है कि ओके वी हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट दी बैड थिंग्स। ठीक है, तो यही चीज़ को उपनिषद जो है एक्सप्लेन करता है। नाउ आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दिस, आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि क्या उपनिषद के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो हमारा पूरा ईस्टर्न पैराडाइम है वो किस तरीके से भगवत गीता को एक सुप्रीम या होली बुक या फिर एक टेक्स्ट, सेक्रेड टेक्स्ट कंसिडर करता है, एंड उस हिसाब से हम कैसे हिंदू फिलॉसफी के थ्रू
एनलाइटनमेंट या साल्वेशन पा सकते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। पूरी आपको ये जो थीम दिख रही है, इसके अंदर आप एक शब्द जो है इस पे फोकस करो, जिसे हम कहते हैं सैल्वेशन। सैल्वेशन का मतलब हमारा क्या है? देखो, हिंदी में आप इसको मोक्ष बोल लो चाहे, ठीक है, और आप अदरवाइज इसको निर्वाण भी बोल सकते हो, और इंग्लिश में आप इसे एनलाइटनमेंट भी बोल सकते हो। तो ये सब कुछ एक ही चीज है। एनलाइटनमेंट, निर्वाण, मोक्ष सब कुछ एक चीज है। तो हम ये सैल्वेशन के रास्ते पे क्यों आ रहे हैं और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इसको हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गेटिंग टू अंडरस्टैंड कि भगवत गीता का क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, देखो, हर जो जीव है, अल्टीमेटली उस जीव को ना एक सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल के कॉन्शियसनेस को अटेन करना है। ठीक है, और वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, इसी को ही इन्होंने माना है कि ये है हमारा सैल्वेशन या एनलाइटनमेंट या ट्रांसेंडेंस। ठीक है, कोई भी शब्द इस्तेमाल करो, हिंदी, इंग्लिश, कोई से भी। ठीक है, तो इनका कहना ये है उपनिषद के अंदर कि देखो, हर जो जीव है ना, जीव के अंदर बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उसके जितनी सेंस ऑर्गन्स हैं, इंद्रियां हैं, जो भी उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उन सब से असाइड सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लेवल की उनकी कॉन्शियसनेस है या चेतना है, वो उसको अटेन करनी है, और वो उसको सैल्वेशन या इनलाइटनमेंट या ट्रांसेंडेंस के पाथ पे लेके जाएगी। इसलिए हमारी जो थीम है भगवत गीता की, वो भी सैल्वेशन, एनलाइटनमेंट या मोक्ष, निर्वाण के बारे में बात करती है। अब भगवत गीता एक्चुअली कहती है कि देखो, अगर कोई इंसान असल में सैल्वेशन के रास्ते पे जाना चाहता है, एनलाइटनमेंट के रास्ते पे जाना चाहता है, तो उसको ना, उसके सामने ना 3 पाथ हैं जिसके थ्रू वो जा सकता है। अब यही 3 पाथ्स टू सैल्वेशन जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, so we are going to be understanding this, but before getting to understand that, let me also tell you one more thing here, और वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर विद योर भगवत गीता, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज भगवत गीता। ठीक है, बच्चों को तो पता ही नहीं होता भगवत गीता है क्या एग्जैक्टली। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं who might not have any idea about what is भगवत गीता exactly. So where's my slide? हाँ ठीक है, इधर आ गए। Cool. Now we are going to be understanding what exactly is भगवत गीता. भगवत गीता एक होली बुक है, ठीक है, या आप कह सकते हो एक सेक्रेड टेक्स्ट है ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म जो फिलॉसफी है, जो रिलीजन है, बहुत सालों पुराना है। तो भगवत गीता जो है हिंदुइज्म फिलॉसफी का, हिंदुइज्म जो हमारा जो रिलीजन है या ये जो फिलॉसफी हम मानते हैं, इसकी होली बुक है। और भगवत गीता हमें पाथ टू सैल्वेशन की तरफ लेके जाती है। पाथ टू सैल्वेशन, और सैल्वेशन क्या है? सैल्वेशन है आपका एनलाइटनमेंट या मोक्ष, इसकी तरफ ये हमें लेके जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन जो कि आपको जाननी है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम। तो मोर इन्फो इसके बारे में क्या है, वो ये है। देखो, एक्चुअली गीता है क्या? गीता इज अ डायलॉग। गीता ना इज अ डायलॉग बिटवीन कृष्ण भगवान एंड अर्जुन। ठीक है, लेट मी राइट दिस डाउन, फिर मैं आपको समझाऊंगी। बिटवीन लॉर्ड कृष्ण एंड प्रिंस वॉरियर अर्जुन, इन दोनों के बीच का ये डायलॉग है। ठीक है, एंड ये एक तरीके से लेसन्स टीच करती है टू योर अर्जुन। ठीक है, अर्जुन को ये कुछ लेसन सिखाती हैं।
देखो मैं आपको ना एक चीज समझाती हूँ, और वो क्या है ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। भगवत गीता जो हमारी होली बुक है या सेक्रेड टेक्स्ट है हिंदुइज्म की, ये पाथ ऑफ साल्वेशन सिखाती है टू अर्जुन। अर्जुन कौन है? अर्जुन एक्चुअली एक प्रिंस वॉरियर है, एक योद्धा है। और वो योद्धा, वो एक बहुत ही ज़्यादा डाइकोटमस सिचुएशन के अंदर है, केओटिक या कंफ्यूजिंग सिचुएशन के अंदर है। और ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन ये है कि एक्चुअली इनको अपने कजन्स को फाइट करना है। इनके कजन्स कौन है? अर्जुन के कजन्स कौन है? उनका नाम है कौरवास एंड पांडवास। ठीक है, तो इन्होंने कौरव और पांडवा जो हैं इनको फाइट करना है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इन्होंने ना हस्तिनापुर जो है ये कैपिटल हथियानी है, जो कि कुरुक्षेत्र में लाया करती हैं। अब आप सब लोगों ने महाभारत के बारे में तो सुना ही होगा। महाभारत क्या है? महाभारत एक्चुअली ये जो पूरी लड़ाई है ना, जो अर्जुन की कौरव और पांडवा के साथ हुई है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि शायद नॉन हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं, उनको नहीं पता होगा, तो इट्स फाइन, यू जस्ट ओनली हैव टू नो कि महाभारत भी जुड़ा हुआ है हमारा किसके साथ? भगवत गीता के साथ। तो महाभारत जो एपिक है, एपिक तो सबको पता ही होगा, एपिक इज बेसिकली अ बिग स्टोरी और अ बुक विच एक्सप्लेन्स अ स्टोरी ऑफ समथिंग और अ लिव्ड एक्सपीरियंस। तो ये जो महाभारत है ना, ये महाभारत हुई इसलिए थी क्योंकि अर्जुन को कैपिटल जो थी हस्तिनापुर की, ये अक्वायर करनी थी, ये जंग जीतनी थी। और इसको ये जंग किन के साथ लड़नी थी? एक्चुअली अपने ही कजन्स के साथ, जो कि हैं कौरवा और पांडवास। ठीक है, तो ये ही पूरा जो डायलॉग है कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में पूरा भगवत गीता के अंदर मेंशन्ड है। बट क्यों मेंशन्ड है? क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू आपको ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान जो है ना, वो एक मेंटोर की तरह एक्ट कर रहे हैं, और अर्जुन एक स्टूडेंट या स्कॉलर की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि चीज़ें सीख रहा है। जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाते हैं हमारी भगवत गीता के, तो धीरे धीरे ना अर्जुन को बहुत सारे लेसन समझ आते हैं। ही गेट्स टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर लाइफ। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि कृष्ण भगवान एज अ काउंसलर एक्ट कर रहे हैं और अर्जुन एज अ क्लाइंट एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये वाला पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे आता है। ठीक है जी, अंडरस्टूड। होपफुली दिस इज क्लोज्ड नाउ, इतना समझ आ गया होगा। Now something which is at most important with respect to your UGC NET exam, and they always ask you this, ये ज़रूर पूछा जा सकता है, वो क्या है? यहाँ पे ध्यान देना है। वो ये है कि भगवत गीता के अंदर इन केस अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं, तो आप बोलोगे कि इसमें 18 प्रकार के योग हैं और 701 श्लोक हैं इसके अंदर। 18 प्रकार के योग, 701 श्लोक हैं। और बेसिकली यहाँ पे अर्जुन का जो सौरव है, यानी कि अर्जुन उस जिस दुविधा के अंदर बेसिकली प्रेजेंट है वो, और उसके अलावा उसका जो मोक्ष है वो यहाँ पे बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। तो थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। इन केस अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे अर्जुन विशद योग, जिसका मतलब है अर्जुन की सौरो, क्योंकि अभी वो तंग है, वो परेशान है, ही इज एक्चुअली अनहैप्पी कि उसको फाइट करना है अपने कजिन्स को। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये प्रेजेंट है। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, उसके अंदर प्रेजेंट है हमारा मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, मोक्ष संन्यास योग, जो कि आपका निर्वाण या रिनाउंसिएशन के बारे में बात करता है। ठीक है, आई विल ऑल्सो राइट दिस डाउन लेटर ऑन इन न्यू स्लाइड। स्टार्ट करते हैं फिर अपना विद योर पाथ्स टू साल्वेशन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, भगवत गीता एक्चुअली कहती है कि अगर कोई इंसान एनलाइटनमेंट के रास्ते पे चलना चाहेगा तो उसको ये 3 पाथ फॉलो करने पड़ेंगे।
और ये 3 पाथ क्या हैं? इसको हम कहते हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये 3 चीजें उस व्यक्ति को, उस इंसान को करनी पड़ेगी। ठीक है। कर्म योग हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कर्म योग जिसको हम पाथ ऑफ वर्क भी कहते हैं, या फिर हम पाथ ऑफ वर्क के अलावा हम इसको और क्या कह सकते हैं कि दैट दिस इज द टाइम when the person actually does a lot of work, relentless काम करता है वो। ठीक है, रिलेंटलेस काम करता है और चीजें जो हैं वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी, ठीक है, सेल्फलेसली परफॉर्म करता है। तो 2 चीजें इसके अंदर आ जाती हैं यहाँ कर्म योग के अंदर। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ये सुनो, कम हियर इन दिस स्लाइड। कर्म योग एक्चुअली एक चीज के बारे में बात करता है, वो ये है, ये कोई भी जो जीव है ना, ये 2 चीजों से या तो मोटिवेटेड है या डीमोटिवेटेड है। एक जिसको हम कहते हैं प्लेजर, दूसरा जिसे हम कहते हैं पेन। कोई भी जो व्यक्ति है ना, प्लेजर से तो वो मोटिवेट हो जाएगा, पेन से वो डीमोटिवेट हो जाएगा। इन्हीं 2 चीजों पे वो काम करता है। लेकिन कर्म योग ये कहता है कि इंसान को ये चीजों से परे हटके, प्लेजर एंड पेन से परे हटके एक पाथ ऑफ वर्क पे चलना है, एक पाथ ऑफ वर्क पे चलना है। और इस पर्सन के अंदर एक अटमोस्ट फेथ होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ राइचियस काम करने हैं। मतलब मैं जो भी काम करूँ ना, वो दूसरों के हित में होने चाहिए। ठीक है, हितकारी या जो भी बोल सकते हो आप इसको, दूसरों के इंटरेस्ट में होने चाहिए। सो दिस पाथ ऑफ वर्क शुड बी सेल्फलेस। मतलब हम सेल्फिश होके कोई काम ना करें, हम दूसरों के बारे में पहले सोचें। तो ये याद रखना है, सेल्फलेस होना चाहिए इंसान, राइचियसनेस होनी चाहिए उसके अंदर, जिसका मतलब होता है कि परफॉर्मिंग द राइट ड्यूटी। और अल्टीमेटली एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट, इस पे फोकस नहीं करना है। तो कर्म योग एक्चुअली कहता है कि तुम कर्म करते रहो, ठीक है, कर्म करो, पर फल की चिंता ना करो, वो तो तुम्हें मिल ही जाना है वैसे। ठीक है, फल की चिंता ना करो, ठीक है, वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा अल्टीमेटली। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द कर्म योग टॉक्स अबाउट, कि भाई तुम्हारी तो ड्यूटी ये बनती है कि तुम्हें तो काम करना है, और अगर तुम ये काम करते हो तो अल्टीमेटली क्या है, जो तुम्हारी लाइफ में जो चीज़ें फॉल करनी होंगी, या अच्छी होगी बुरी होगी, जो भी सारी चीज़ें होगी, वो तुम्हारे हिस्से में खुद ही आ जाएगी। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी, यू नो, इट विल वर्क आउट इन योर फेवर, आप जो भी काम करते हो। तो कर्म योग जो है इस चीज के बारे में बात करता है। तो इन द सेम मैनर यहाँ पे कृष्ण भगवान जो है वो एक्चुअली अर्जुन को ये बात समझाते हैं कि देखो तुम्हारी ड्यूटी क्या है, काम करने की है। अगर इस लड़ाई के अंदर तुम्हारे कजिन्स कौरव या पांडवा इनमें से किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो वो तुम्हारा काम है, तुम्हें उस चीज से परेशान नहीं होना कि इनको तुमने मार दिया। ठीक है, विच समवेयर आई डोंट फील कि मतलब द बेस्ट थिंग हियर, आई कैन नॉट रेजोनेट विद इट, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, बट स्टिल कृष्ण इस चीज के बारे में अर्जुन को समझाते हैं कि देखो तुम्हारा काम है, योर ड्यूटी इज टू फाइट योर बैटल्स। ठीक है, फाइट योर बैटल। अब नो मैटर आप उसमें जीत रहे हो हार रहे हो, इस चीज के साथ तो इंसान रेजोनेट करता ही है कि दैट यू हैव टू फाइट योर बैटल्स, राइट। तो ये चीज है, दिस इज वॉट इज द फर्स्ट योग, द कर्म योग। और अगर मोर डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको तो इसके अंदर ये स्लाइड भी प्रेजेंट है, आप यहाँ इसके थ्रू भी पढ़ सकते हो इसको लेटर ऑन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अनदर योग जिसको हम कहते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान है पाथ ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, पर ज्ञान क्या होता है? सबसे पहले तो बात यह है कि ज्ञान क्या होता है। क्या ये ज्ञान बुक्स में लिखा है, किसी साइंस की, किसी मैथ्स की, मे बी शायद किसी साइकोलॉजी बुक में ये ज्ञान लिखा है? नहीं, भगवत गीता ये नहीं कहती। भगवत गीता कहती है कि अगर तुम ये पाथ ऑफ नॉलेज की तरफ जाना चाहते हो तो ये जो नॉलेज है उसको समझना पड़ेगा।
और ये नॉलेज एक्चुअली है मिस्टिकल नॉलेज। व्हाट इज मिस्टिकल नॉलेज? मिस्टिकल का मतलब होता है वो ज्ञान जो हमें अपने से बड़ी एंटिटी के साथ जोड़ता है, जो हमें यूनाइट करता है, यूनाइट अस विद द डिवाइन, जो हाईएस्ट पावर है, जो हमसे भी ऊंची पावर है, जो इस पूरे विश्व का करता धरता है, ठीक है, जिसने पूरा वर्ल्ड बनाया है। तो ये पाथ ऑफ नॉलेज एक्चुअली बात करता है कि ये किसी भी किताब में, किसी भी जगह कोई आपको नहीं सिखा सकता। बस ये जो मिस्टिकल नॉलेज है या ये जो ज्ञान की प्राप्ति है, आप तभी कर सकते हो जब आप ये समझ जाओ, जब आपके अंदर ये रियलाइजेशन आ जाए कि I have to connect with God. I have to. I want to. Have भी नहीं आएगा. I want to be in connection with divine. ठीक है? That is what. और जैसे ही आपके अंदर ये वाली जो प्रवृत्ति है एक्टिवेट हो जाती है कि हाँ, मुझे यूनाइट करना है विद द हाईएस्ट पावर, विद द डिवाइन, सो एवरीथिंग टर्न्स इन योर फेवर। सारी चीजें आपके फेवर के अंदर टर्न हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो नॉलेज है ये एक्टिवेट तभी होगी जब आपको ये रियलाइज होगा कि दैट एक कॉस्मिक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। और ये कॉस्मिक वर्ल्ड का मतलब क्या है कि हमसे भी ऊपर, जैसे हम लोकों के बारे में बात करते हैं ना, लोक के बारे में बात करते हैं, पर लोक, ये वाला लोक, वो वाला लोक। आई एम सॉरी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है लोक के बारे में। आई डू नॉट फॉलो हिंदुइज्म एज मच। तो कॉस्मिक वर्ल्ड जो है एक्चुअली ये वो वर्ल्ड है जिससे हमारी पूरी यूनिवर्स बनी हुई है। तो मतलब ये आपका जो ब्रह्मांड है ये इसी से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ज्ञान योग के अंदर आपको ये जो पाथ ऑफ नॉलेज है इसको समझ के रखना है। और पाथ ऑफ नॉलेज आपको तभी आएगा जब आप समझोगे कि मेरे अलावा भी एक डिवाइन है जिन्होंने मुझे बनाया है, मेरे जैसों को बनाया है, और मुझे उनके साथ कनेक्शन में रहना है। और अगर मैं उनसे प्यार करूंगा तब जाके ही मेरे अंदर ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ दी योर भगवद गीता और दी योग विच आर प्रेजेंट। इसके बाद हमारा थर्ड पाथ है जिसको हम कहते हैं भक्ति योग। भक्ति योग हम मानते हैं एज दी लास्ट पाथ ऑफ सैल्वेशन। ये हमारा फाइनल स्टेज है या लास्ट पाथ है सैल्वेशन का, ठीक है। अब देखो, भक्ति योग इस चीज के बारे में बात करता है कि कोई इंसान जो एक डिवोटी है, ठीक है, जो असल में प्रेम करता है किससे? डिवाइन से या भगवान से, जो भी आप बोलना चाहो, जो भी उनके शब्द हैं, जो भी वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह बोलो आप, चाहे आप वाहिगुरु बोलो, आप कुछ भी बोलो। तो भक्ति योग ये चीज सिखाता है कि देखो, जो डिवोटी है अगर वो उसको प्रेम करना आता है डिवाइन के साथ, भगवान के साथ, तो असल में जो ये हाईएस्ट पावर है ये रिकग्नाइज करती है अपने ही डिवोटी को कि ये ट्रूली मुझे डिज़ायर करता है, ये ट्रूली मुझे पसंद करता है, ये ट्रूली मुझसे प्रेम करता है। तो अगर ये इंसान मुझसे प्रेम करता है विदाउट बीइंग अ ढोंगी, जो एक्टिंग ना करे राइचियस होने की, जो एक्टिंग ना करे कि अरे हाँ ठीक है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये सब ना करे। वो असल में वो इंसान होना चाहिए कि अगर वो बोल रहा है अपने शब्दों से कि मैं भगवान को याद करता हूँ, भगवान से प्रेम करता हूँ, तो उसके एक्शंस में भी ये दिखे। तो भक्ति योग कहता है कि भाई लास्ट पाथ ऑफ सैल्वेशन सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, सिलेक्टेड ह्यूमन बींग्स जिनका हमें देख के पता चल जाता है कि दैट ये एक्चुअल डिवोटीज हैं, उन्हीं को ही जो लास्ट स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट है, मोक्ष है, ये मिलती है, ठीक है। तो एनलाइटनमेंट के रास्ते पे इंसान तभी जा पाता है जब अल्टीमेटली यूनिवर्स खुद भी रिकग्नाइज करता है कि दैट दिस इज द पर्सन, ये वो इंसान है, व्यक्ति है जो असल में चुना हुआ इंसान है और इसको ज़रूर ये जो एनलाइटनमेंट है ये मिलना चाहिए।
नाउ अब ये सब पढ़ते पढ़ते ना कहीं कभी कभी हम भूलते हैं, कभी कभी हम ये बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि एनलाइटनमेंट है क्या एग्जैक्टली exactly? अगर हम ये कहें कि एनलाइटनमेंट क्या है, तो एनलाइटनमेंट ना ब्रेक है ये जो लाइफ रीबर्थ साइकिल है उससे। ये जो हम पैदा हो रहे हैं और फिर दोबारा से जन्म ले रहे हैं, ठीक है, मर रहे हैं फिर जन्म ले रहे हैं, तो ये जो लाइफ रीबर्थ साइकिल है ना, ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो एंड होगी। और ये एंड तभी होगी जब इंसान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा दैट लाइफ में उसको उसने सारे जितने भी काम थे वो सब वो कर चुका है, और अब उसको अल्टीमेटली अपने हाईएस्ट फॉर्म में आना है, और वो है उसका मोक्ष अटेन करना। ठीक है, तो दोज हु ट्रूली डिजायर द डिवाइन एंड दोज हु आर वेरी वेरी सिक्योर, सिंसेयर एंड लविंग, जिन लोगों के अंदर भी ये लविंग कनेक्शन होगा, लविंग और सिंसेयर कनेक्शन होगा टू गॉड, यही लोग जाके एनलाइटनमेंट अटेन करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, अंडरस्टूड, ग्रेट, कूल। नाउ आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपकी इम्पॉर्टेंट है। एक छोटा सा सार जो है आपको आपके भगवत गीता का समझ आ गया होगा। अब हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या एग्जैक्टली उनको थोड़ा सा समझेंगे। तो लेट मी जस्ट ब्रिंग यू टू समथिंग। ओके, ये इमेज एक बार देखो, आप ये इमेज देखो ढंग से। आपको ये पूरा क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या सारी चीजें दिख रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये कौन है, ये है लॉर्ड कृष्ण। लेट मी चेंज द कलर, मेरे को लगता है ये बहुत अच्छे से यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, दिख भी रहा होगा तो आंखों पे थोड़ा सा स्ट्रेन आ रहा होगा। लेट मी जस्ट इरेज। लेबलिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ डायग्राम, यू नीड टू डू दिस। जब तक आप खुद करना नहीं सीखोगे तब तक आपको आप कैसे अच्छे प्रोफेसर बनोगे अपने लिए भी। ठीक है, जब आप पढ़ाना शुरू करोगे, मे भी शायद आप भी मेरी तरह कहीं एक बहुत ही बढ़िया जगह पढ़ाना शुरू कर दो, राइट। सो दिस इज लॉर्ड कृष्ण एंड दिस इज अर्जुन, ऑफ कोर्स अर्जुन द प्रिंस वॉरियर। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या दिख रहा है, ये पूरा जो प्लेस दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, बैटल फील्ड कहते हैं। ठीक है, ये पूरा क्या है, बैटल फील्ड है, यानी कि ये रण है, रण, जिस रणभूमि, और व्हाट डू वी से, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है तो फिर मैं इतना ज़्यादा शब्दों का यहाँ इस्तेमाल नहीं करूँगी, बट रण बेसिकली एक तरीके से वो होता है, वो प्लेस होती है जहाँ पे हम फाइट करते हैं। उसके अलावा आपको एक और चीज़ दिखेगी, वो है यहाँ पे चैरियट, चैरियट। ठीक है, तो ये याद रखना है क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस है अब एग्जाम के अंदर। तो मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँ अब, शुड आई स्टार्ट टेलिंग यू? ग्रेट, नाउ लेट्स कम हियर। ठीक है, ओके, जो कृष्ण है, कृष्ण जो है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं हायर कॉग्निटिव पावर को। ठीक है, जिसका मतलब होता है बुद्धि। तो कृष्ण रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुद्धि को। ठीक है, और इसके अलावा अर्जुन जो है, ओके, आई हैड अ लिटिल डिस्टर्बेंस हियर, एनीवे लीव इट। ठीक है, चलो जाने दो इसको। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम, यहाँ पे आपके पास
कुछ लेबलिंग्स है, ये दिख रही है आपको, ये लॉर्ड कृष्ण हो गए, ये अर्जुन हो गए। इसके अलावा यहाँ पे आप ये भी देखोगे कि ये कुछ हॉर्सेस भी यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है। ये सामने आपको हॉर्सेस जो हैं ये भी दिख रहे हैं, ठीक है। और आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे आपको हॉर्सेस की लगाम या रेन जो है वो भी दिख रही है, रेन या लगाम ये भी दिख रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ ना कुछ सिग्निफाई कर रही हैं, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ सिग्निफाई कर रही हैं। क्या कर रही हैं इनको अब हम समझते हैं। ये पिक्चर अपने मन में एक बार उतार लो, उसके बाद आप धीरे धीरे इसके जितने भी हमारे ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं उनको समझो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं चैरियट के बारे में। चैरियट यानी कि जो हमारा ये जिस पे हमारा ये जो घोड़ा जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है तनु को, जो कि हमारी फिजिकल बॉडी होती है, ये हमारी फिजिकल बॉडी है, ठीक है, जिसमें हमारे एग्जिस्टेंस का मूल रूप से जो हमारी सोल है, रूह है, जो भी हमारे अंदर एनर्जी है वो लाई करती है। तो फिजिकल बॉडी के अंदर हमारी सोल जो है, सोल लाई करती है, वेयर सोल लाइज, ठीक है। इसके बाद चैरिटियर, चैरिटियर कौन है? कृष्ण है। कृष्ण को रिप्रेजेंट किया गया है एज somebody हु हैज कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड इंटेलेक्ट, यानी कि कृष्ण एक तरीके से बुद्धि भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बुद्धि किस चीज के लिए? यानी कि जो हमें डिसीजन मेकिंग में मदद करती है, वो चीज जो हमारे डिसीजंस लेने में हमें मदद करती है उसको हम बुद्धि कहते हैं। तो जिस तरीके से कृष्ण जो है ये चैप्टर्स सिखा रहे हैं, या ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लेसन्स हैं सिखा रहे हैं अर्जुन को, तो ये एक तरीके से बुद्धि की तरह ही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कैसे वो उसके कॉग्निटिव एबिलिटीज की तरह एक्ट करते हैं और उसको डिसीजन लेना सिखाते हैं, समझाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब अर्जुन जो है वो एक पैसेंजर है, यानी कि वो एक आत्मन है या पैसेंजर है। पैसेंजर का मतलब होता है इंडिविजुअल सेल्फ या सोल, यानी कि ये जो सोल जो तन्नु है, तन्नु के अंदर बेसिकली हमारे जो आत्मन है वो लाए करता है, और ये इंडिविजुअल सेल्फ या सोल जो है इसका बेसिकली काम क्या होता है? राइट गाइडेंस को प्राप्त करना, ठीक है। ये हमारी राइट गाइडेंस को अक्वायर करने में हेल्प करेगी या समझने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब वहां पे हॉर्सेस भी थे। हॉर्सेस जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं हमारी इंद्रियां। इंद्रियां क्या होती हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं। बिना सेंस ऑर्गन्स के ना तो आप कोई चीज देख पाते हो, ना परसीव कर पाते हो, ना आप समझ पाते हो। अगर आपके आंख, नाक, मुंह, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं ये कहीं ना कहीं काम करना बंद कर दे तो हम तो देख ही नहीं पाएंगे वर्ल्ड को, है ना। तो हॉर्सेस डिपिक्ट करते हैं इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? सेंस ऑर्गन्स। अब देखो, अगर कोई इंसान जिसके सेंस ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, या फिर लेट्स जस्ट से कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम सही दिशा प्राप्त नहीं कर पाते अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स भगवान ने हमें दिए ही क्यों हैं? इसलिए दिया है ना कि हम भाप सके चीजें, अंडरस्टैंड कर सकें। तो जब हम ये सारी चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड कर पाते तो हमारे अंदर वो जो दिशा होती है वो दिशा हमें भटका भी देती है, ठीक है। तो योर लाइफ गोज एस्ट्रे इन केस अगर आप अपने सेंस ऑर्गन्स पे पूरा काम नहीं करते या उनके थ्रू काम नहीं करते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाती है रेंज। रेंज का मतलब होता है मानसू। मानसू यानी कि लगाम, हमारी घोड़े की जो लगाम है। और घोड़े की लगाम जो है रिप्रेजेंट करती है हमारे माइंड को, जो कि किसको कंट्रोल करता है? हमारे सेंस ऑर्गन्स को, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। माइंड जो कि हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यही पूरी जो चैरियट की एनाटमी है ये एग्जाम के अंदर आ सकती है, चाहे ये मैच द कॉलम्स में आए, चाहे ये एमसीक्यू फॉर्म में आए, चाहे ये किसी भी फॉर्म में आए। ये वाला जो आपका पूरा पीपीटी है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आई हैव नॉट सीन एनी बडी मेकिंग दिस डू टू एनी वन, मैंने कभी किसी को नहीं देखा ये कराते हुए, तो आप ये ज़रूर कर लेना।
भले ही ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन यू नेवर नो, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, एक फाइनल नेल इन द कॉफिन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, अगर आपसे कभी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि भगवत गीता कौन से उपनिषद के अंदर प्रेजेंट है, विच उपनिषद, ठीक है, कौन से उपनिषद का सेक्शन या पार्ट है, ठीक है, तो आप बोलोगे क्या, कठो कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद। मैं कहाँ लिखूं, यहां लिख दूं, कठोपनिषद। आप हिंदी में एक बार देख लेना, जितने भी हिंदी यूजर्स हैं आप देख लेना, बट दिस इज व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग हियर, कठोपनिषद। इसमें भगवत गीता जो है मेंशन है। ठीक है जी, ऑल राइट, कूल। होपफुली आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। इफ़ यू डिड, लेट मी नो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नोट्स एज यूजुअल आपको कहाँ मिलेंगे, ऑल एग्जाम साइकोलॉजी डिस्कशन पेज पे, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आप डिस्कशन पेज ज्वाइन करो, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन जो है वो बढ़ा दो, बिकॉज आई फील लाइक कि जब आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो वीडियोस को, तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन आता है कि चलो हाँ ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग राइट। ठीक है, तो इट्स जस्ट एन appreciation from yourself. All right, see you very soon, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, and I'll see you soon. Bye bye, take care.